हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज से हम एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बीपीएससी घटना चक्र का ये है पॉइंटर वाला, जो कि आपके जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये लेटेस्ट बुक है। बीपीएससी के जितने भी एग्जाम है उन सभी का पॉइंटर दिया गया है इसमें। वर्लिनियर फैक्ट है, खासकर आपके जो बीपीएससी टीआरई 4.0 होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जुड़ जाएं प्लीज़, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज देखेंगे इतिहास का जो पूरा एक वीडियो रहेगा। इस हिसाब से इसमें देखिए आपके 7 टॉपिक्स हैं, सातों टॉपिक देखेंगे। और इसमें जो खासियत ये है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। भारतीय इतिहास देखेंगे सबसे पहले, प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें आपका पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके देखते हैं। इसमें आपके बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को क्रम वाइज दिया गया है। देखिए, प्रथम मानव जीवन जो भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ये नर्मदा घाटी है। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेरगढ़ से। चालकोलिथिक युग जो है उसे किसे कहा जाता है, तो ये ताम्र पाषाणिक युग को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता संबंधित थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन है उनमें सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था, तो ये होता था आपका लाल रंग का। इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं, तो ये कलिबंगा से। लोथल, कलिबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी में से ये हड़प्पा स्थलीय जो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो ये लोथल जो है आपके गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर है, तो ये लोथल है, जहाँ पे जहाज वगैरह आते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यहाँ पे पकी ईंटों की बनी इमारतें, कला और वास्तुकला है यहाँ पे। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो 2 जगह से, बनावली और ये आपका हरियाणा में, कालीबंगा ये आपके राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। हालांकि इसमें भी मतभेद है, कोई घोड़ा मानता है, ठीक है, कुछ इतिहासकार हैं। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो वी ए स्मिथ नहीं थे। नेक्स्ट इसमें सही मूल्यांकन करना है, ये उसमें क्वेश्चन आया होगा सीडीपीओ में, तो उसमें मिलान नहीं था। देखिए, उतनूर जो है आपका तेलंगाना में, चिरांद ये बिहार में, गुफकराल ये कश्मीर में, और पय्यमपल्ली ये आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए, भीमबेटका स्थल जो है ये आपके रायसेन के मध्य प्रदेश में है। रायसेन एक जिला है मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, ये सब आपके इंग्लिश में दिए गए हैं इसमें, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बाकी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है, तो ये 900 वर्ष, लगातार 900 वर्ष वर्षा नहीं हुई, इस वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो विलुप्त हो गई। ठीक है, ये एक आधार माना जाता है इसका। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मगध कहा जाता है, सबसे विस्तृत था। अगला देखिए, वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता का 9वां मंडल जो है वो किससे संबंधित संपर्कित है या संपूर्ण इसके नाम पे है, तो ये सोम, देवता सोम है, इस पे पर नामाकृत देवता का इसमें समर्पण मिलता है। नेक्स्ट है भोजकोई, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है ये किस नदी पर लड़ा गया, तो परशुनी नदी है, रावी नदी इसका नाम है, आधुनिक नाम, ये पूर्ववर्ती नाम है इसका। अगला देखिए, गायत्री मंत्र है, किस पुस्तक से मिलता है, तो ये ऋग्वैदिक जो आपका वेद है उससे मिलता है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो ये धर्मशास्त्र के समय हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था, तो लगभग 3000 वर्ष पहले। अगला है, सत्यमेव जयते लिया गया है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, किसकी, गौतम बुद्ध जी की। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मचक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे, तो ये सारनाथ में। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं और कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, ये राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये आपके राजगृह में, इसे राजगीर बोलते हैं, राजगृह बोलते हैं। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में, जो कनिष्क था,
इसके शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजित हुआ था, तो कश्मीर हुआ था पहली ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी कश्मीर में आयोजित हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अगला देखिए भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, बिहार का निर्माण संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखिए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके संबद्ध 4 स्थानों का नीचे दिया गया उल्लेख करने। देखिए ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, प्रथम जो प्रवचन दिया था सारनाथ में दिया था, निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो ये जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इसमें बोधगया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था। अगला देखिए बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये पंचम पीढ़ी का है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में है, तो ये राजगीर में है। ठीक है, बिहार के राजगीर में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में दिया गया था, तो ये कनिष्क के काल में दिया गया था, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अगला देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो ये गुप्त काल में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो कुमारगुप्त ने बनाया था। और बताइएगा कि नालंदा को किसने जो मतलब विध्वंस किया था या जला दिया था पूरा। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये धर्मपाल के द्वारा। दोनों याद रखिएगा, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है, तो देखिए ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, विक्रमशिला ये है अभी अपने भारत में नहीं है, और ये आपके धर्मपाल ने इसको बनाया था, ना कि गोपाल ने। अगला देखिए कथन दिया गया 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण दिया गया महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो देखिए दोनों कथन सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट है बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये अजंता में। नेक्स्ट है वह बात जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्म दमन की बात जो है वो समान नहीं है। जैन धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो ये आपके कुंडग्राम में कश्मीर में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो पावापुरी में। अगला है महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। अब देखिए ये भी आपके इंग्लिश में दिए गए फैक्ट है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सहूलियत हो तो वो देख सकते हैं PDF। देखिए नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, तो जम्बिक ग्राम में। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो जैन धर्म से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है, तो ये 14 पूर्व है। नेक्स्ट है महात्मा जो आपके भगवान महावीर जी हैं, इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो जमाली थे। इनके ही जो दामाद थे जमाली थे, क्योंकि इनकी पुत्री का विवाह हुआ था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये मखली गोशाल थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में यूज किया था, तो ये आजीविकों ने किया था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है, तो ये गुप्त वंश की है। जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, तो अजातशत्रु ने बसाया था। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था उदयन द्वारा, सबसे पहले इन्होंने किया था, बाकी बनाया था पाटलिपुत्र ने, जो अजातशत्रु ने बनाया था। देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो राजगृह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया, तो ये लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो उपलब्ध है कहाँ पे, तो ये अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में उपस्थित है। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी, तो ये ग्रीव्रज या इसे राजगृह भी बोलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी थी ग्रीव्रज या राजगृह। सही सुमेलन करना इसमें। देखिए मल्ल जो थी वो
आपकी जो राजधानी थी कुशीनरा, अंग की चंपा है, गांधार की तक्षशिला, वत्स की कौशाम्बी। तो ये राजधानियाँ बहुत आती हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रद्योत जो राजा था ये आपके अवंती का, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। जैसे मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो था, यानी उनका जो डॉक्टर था, जो जीवक था, और इन्होंने ही जीवक को महात्मा बुद्ध के उपचार के लिए भेजा था। जैसे मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, ये घनानंद था, बहुत ही विलासित था। ठीक है, इसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की जो है साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक सांस्कृतिक के प्रसार में सहायता करते थे, तो व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य जो सबसे विस्तृत था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है तो विशालदत्त। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा है अपने बुक में। देखिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो देखिए, आर्थिक संबंध था, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास थे, विदेश नीति थी और धन संचय था। देख सकिए, और इसमें से ऊपरी में से एक से अधिक, यानी सभी इसमें। अगर देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का बना था। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है अभिलेख, जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ये शिलालेख, उसी में इसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत तक था। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका नहीं था, बाकी जो आपका भारत था वो लगभग पूरा ही आता था अशोक के शासनकाल में, इसीलिए अशोक को महान बोला गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है प्राकृत भाषा है। अगला देखिए, वह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये गांधार अपने भारत में नहीं आता। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया गया। तो रोमिला थापर ने महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था, तो 15 वर्ष की आयु में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी, ये खरोष्ठी में। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी, तो ये तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये ब्राह्मू स्तंभ था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में इनका वर्णन है। कलिंग विजय के बाद ही इन्होंने युद्ध न करने का फैसला लिया था। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। नेक्स्ट है मेगास्थनीज जो दूत था, ये सेल्यूकस का था। नेक्स्ट देखिए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है, मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो देखिए 7 हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। जैसे कि मौर्योत्तर काल। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है इसमें? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट 2वीं शताब्दी के आसपास रचित संस्कृतीय शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो ये रुद्रदामन ने कराई थी। नेक्स्ट पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, विम कटफिशेष और गौतमी पुत्र शतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कटफिशेष ने किया था, कटफिशेष ने। नेक्स्ट है शुंग जो वंश है उसके बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्वा या कण्व बोलते हैं, कण्व। नेक्स्ट है कला की गांधार शैली फली फूली थी, तो कुषाणों के समय में। नेक्स्ट राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ में। अगला देखिए, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल और विष्क राजाओं में से
जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ये कनिष्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ये खारवेल का था। जैसे कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है महामेघवाहन वंश से, जो चेदी वंश से संबंधित है। अगला देखिए टेशियस, पिनुली, टॉलमी और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं लिखी है। देखिए पेरिप्लस जो आपकी मारिस एरिथाई या वॉयज अराउंड द एरिथ्रियन सी, एक अनाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के रूप में अनुवादित किया गया। तो ये जिसने लिखी थी उसका नाम अभी मतलब किसी को पता नहीं है, ठीक है। ग्रीक बोलने वाला एक व्यापारी था, उसने लिखी थी। नेक्स्ट है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर जो युग है उसके बारे में देखते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत पूछा जाता है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने कहा गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जो द्वितीय था ये आपके पितृहंत्रा राजा था इसमें, ठीक है। वैसे था तो उदयन भी। भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, इन्हें कहा जाता है। नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य कहा जाता है। मैंने ये रिपीट कर दिया दोबारा से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच और कॉम्बे। ठीक है, ये आपके व्यापार के लिए यूज किए जाते थे बंदरगाह थे। ठीक है, उपयोग में से कोई नहीं या उपयोग में से एक से अधिक, यानी कि इसका जो ऑप्शन था उपयोग में से एक से अधिक था। इस काल का जो प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ोच, कल्याण, कॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अगला देखिए, सौमिल, शूद्रक, शौनक, सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये आर्यभट्ट ने बोला था। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये गुप्त काल की विशेषता है। नेक्स्ट देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो ये गुप्त वंश में। नेक्स्ट है, इस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। भानुगुप्त का अरण्य स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट है, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की गई थी सतवाहनों द्वारा। अगला है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक है हरिशरण। नेक्स्ट है, बराबर पर्वत जो है श्रृंखला स्थित गोरखगिरी विजित की गई है खारवेल द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। जैसे कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये आपकी 1/6 है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगल की भूमि जो होती है उसे कहा जाता है। चीनी यात्री शुंगयन ने भारत की यात्रा की थी 518 ईस्वी में। नेक्स्ट हर्षवर्धन के समय भारत आया था तो हिंगसान आया था। नेक्स्ट देखिए, योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक दर्शन ने किया था। अगला देखिए, वर्धन राजवंश की स्थापना की? तो ये आपके पुष्पभूति ने की थी। नेक्स्ट देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक जो लिखी थी वो बाणवत द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट कवि बाण जो था निवासी थे प्रतिकूट गांव, ये आपके बिहार में पड़ता है प्रतिकूट। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हिंगसान ने। अगला है, हिंगसान की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। अगला देखिए, चीनी यात्री हिंगसान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में किया था इन्होंने। देखिए, इसमें असत्य कथन कौन सा है? फायन एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। हिंगसन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो आपको पता है कि आपका जो हिंगसन था वो हर्षवर्धन के काल में आया था, और ये सब उल्टा उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसका ये होगा, इसका ये होगा। और फायन जो था वो आपका चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था, और हिंगसन आपके हर्षकाल के। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। अगला देखिए, जो बख्तियार खिलजी था उसने नष्ट किया था। झांसी के पास देवगढ़ मंदिर
और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला के हैं। अब देखिए नेक्स्ट है दक्षिण भारत, जो इसमें आप कहते हैं चोल, चालुक्य और पल्लव एवं संगम युग जो भी है, और सबसे विस्तृत जो थे। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, यानी चोल साम्राज्य था। अगला देखिए, इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, तो ये कंदम राजवंश का नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो चेर ने। अगला देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार कहलाते थे गोपुरम। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है, तो ये एकारेश्वर रार मंदिर जो है आपके कांचीपुरम में है। नेक्स्ट है तंजावुर में भद्रेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने, सॉरी देखिएगा। नेक्स्ट राष्ट्रकूट, ये मलकेड। पांड्य मदुरई, चोल तंजावुर और होशियर ये हलेबिड। नेक्स्ट है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार देखते हैं इसमें। मुद्रा रक्षक के लेखक जो है विशाख दत्त है। कुमार संभवम जो महाकाव्य है ये आपके कालिदास ने लिखा है। कल्लड़ की पुस्तक जो है ये आपके राजतरंगिणी लिखी है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिशार लिखी गई है कामंदक के द्वारा। अगला है कालिदास के कुमार संभवम में इस पौराणिक चित्रित की जन्म कहानी है, तो ये आपके कार्तिकेय। नेक्स्ट है किरातार्जुनियम पुस्तक किसने लिखी? तो ये भारवी ने। नेक्स्ट स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं भास। की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है, तो संगम साहित्य। नेक्स्ट सही सुमेलन करना इसमें। देखिए चरक जो थे वो चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त ये आपके गणित के, और ब्रह्म मिहिर जो थे ज्योतिष। विशाख दत्त ये नाटककार थे। देखिए पूर्व मध्यकाल ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा एवं सुमात्रा से। लगती है सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी, तो ये पालपुत्र देव थे। अगला देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रप्रदाई। औदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है, बिहार में। नेक्स्ट है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। बल्कि उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल ने। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध जो सुल्तान है वो सुल्तान जैनुल अबुद्दीन है। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नान्यदेव थे। नेक्स्ट देखिए कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। अब देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास देखते हैं। इसमें भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए सबसे प्रथम, देखिए भारत में मुस्लिम जो मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका गुलाम था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था, 1178 में पराजित हुआ था। बिहार का प्रथम जो मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसे विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन। देखिए दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश से संबंधित है सबसे पहले। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक था जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 2.5 दिन की झोपड़ा जो क्या है ये मस्जिद है। 2.5 दिन का भी लिखा होता है, कहीं 2.5 दिन का भी लिखा होता है। देखिए कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। चालू किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पूछा जाता है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इल्तुतमिश का। नेक्स्ट इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को। नेक्स्ट किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने। नेक्स्ट भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी, बलबन ने की थी। हालांकि फारसी त्यौहार था फिर भी इसने चालू किया था। वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंग्सपिन को भारतीय राजाओं के ईश्वरीय अधिकार यानी सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था, यानी बलबन जो था। नेक्स्ट देखिए राजत्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे हैं जयाउद्दीन बर्नी ने। जैसे कि तुगरिल खान ने विरोध किया था बलबन के समय में। अगला देखिए खिलजी वंश संबंधित दूसरा जो वंश है इसका जो आपका दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश है। देखिए इसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की।
देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसकी मृत्यु हो गई थी इसमें, जलालुद्दीन खिलजी की। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो इसमें था वंश का, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अब देखिए अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे A.L. श्रीवास्तव ने। अगला देखिए रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। तो इसने वहाँ पे जो राजस्थान में आक्रमण किया था, तो वहाँ पे जौहर हुआ था। ये आपकी रानी जो पद्मावती थी, इन्होंने जौहर किया था, राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था तो रामचंद्र देव था। अगला देखिए इस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने से विकसित हुई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन में। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इससे जब अब उसने राजस्व यानी किंग्सपिन प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों के से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट देखिए अब आया तुगलक वंश और लोधी वंश, दोनों साथ में देखेंगे। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन है यह आपके नालंदा में। जैसे इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिलाया था। अगला देखिए इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट है दिल्ली के इस सुल्तान से सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रखरखाव के खर्चे जो थे काश्तकार के द्वारा वहन किए जाते थे। नेक्स्ट है वह वेनिस का यात्री जो 1420 के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, तो ये निकोलो डी कोंटी था। अगला देखिए वह राजवंश जिसने अपने लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, तो ये तुगलक वंश था सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेरशाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा था, एक खैराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये शैद वंश का। नेक्स्ट है किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये सिकंदर लोधी ने बसाया था। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे तो हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो यह हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह से लड़ा था। नेक्स्ट फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था, तो देवराय द्वितीय थे। नेक्स्ट देखिए विजयनगर जो था इसका महानतम शासक था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध था? तो तलीकोटा का युद्ध था। राक्षसी तंडी का भी युद्ध बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये भू राजस्व था। नेक्स्ट किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नामक नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में, कर्नाटक हम्पी में। नेक्स्ट है तोलकप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। अगला देखिए अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो इसका प्रशासन था। देखिए दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था ये रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उश्र एवं मुक्तई। नेक्स्ट जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल इन धातुओं के थे, तो ये आपके चांदी और तांबा के थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य के बारे में देखते हैं। भारत में कागज का प्रयोग हुआ था 12वीं शताब्दी से। देखिए संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देता है, ये कथन है जयालुद्दीन बर्नी का। नेक्स्ट अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखिए फतेहपुर सीकरी स्थित है प्रसिद्ध जो बंद दरवाजा जामा मस्जिद का ये प्रवेश द्वार बनाता है, दक्षिणी बनाता है। अगला देखिए तबकाते नासरी के लेखक हैं महनाज उस सिराज। का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण मिलता है तबकाते नासरी से। नेक्स्ट मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है, तो रियाला इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन ने।
नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के द्वारा। नेक्स्ट है, फतूहात ए आलमगीरी लिखी गई है ईश्वरदास लाकर द्वारा। अगला देखिए, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। देखिए, भारतीय भक्ति आंदोलन भारतीय सॉरी सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, जिन्हें उन्होंने कहा था अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। जो भी भक्त संत थे, उन्होंने उसी भाषा में लिखा था जिससे उनके भक्तों के सुनने में या समझने में दिक्कत ना हो। इस सुल्तान से यमुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने भेंट करने से इनकार कर दिया था। निज़ामुद्दीन औलिया थे। अगला देखिए, शेख बहाउद्दीन का जकारिया किस संप्रदाय से? सुरैवर्दी संप्रदाय से। अगला देखिए, बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था। तो उत्तर भारत में। देखिए, सही मिलान नहीं है इसमें। देखिए, सगुन किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से घृणा करते थे, तो ये सही मिलान नहीं। अगला देखिए, मुगल वंश जो है बाबर से संबंधित। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है, तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में। अगला देखिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। नेक्स्ट है, भारत में बाबर के आगमन के कारण थे। तो देखिए, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। अगला देखिए, हुमायूं एवं शेरशाह से संबंधित। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? देखिए, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, वो था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है, इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ये शेरशाह सूरी था। इसकी जो कब्र बनी हुई है सासाराम बिहार में। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम और नहरुन्निसा बेगम ने से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, तो हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में। अगर देखिए, किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने, दोनों ने। अगला देखिए, अकबर। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। नेक्स्ट देखिए, पहला लोधी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर लगाया था? तो अकबर ने लगाया था। अगला देखिए, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो लंबे समय तक शासन किया था? तो अकबर ने किया था। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। ये आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में लिखा। तो ये अकबर के लिए लिखा है इन्होंने, आर.पी. त्रिपाठी ने। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये अकबर की उपज थी। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया है? तो अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के काल में हुई थी। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य से मिलाया था, ये आपके 1576 में। नेक्स्ट है, इस युद्ध में मुख्य विरोधी का सही उल्लेख नहीं किया गया। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा की गले लिखा हुआ है, अकबर और मराठा के बीच में होता। वो अकबर और आपके जो हेमू थे उसके बीच हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था जो आपका अहमद शाह अब्दाली था और मराठे। ठीक है, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान इसमें नहीं थे। जो तीसरा था अकबर, जो आपका तीसरा था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और दूसरा था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर। 2 अस्पा एवं 6 अस्पा प्रथा शुरू की गई थी जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में किसने अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर के टाइम पे चित्रकला जो थी वो स्वर्णिम युग था वहाँ पे। ठीक है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। नेक्स्ट है, पिचिनकारी या पिट्राडोरा जो संबंधित है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये पित्रा या पिट्राड्योरा बोलते हैं इसे। शाहजहां एवं औरंगजेब से संबंधित देखिए, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा है।
नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का था दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है मुगलकालीन प्रशासन। देखिए, मुगल प्रशासन में मुतहसिब था, ये लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अगला देखिए, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, ये मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है वह इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा गया था, सूरत को। अगला देखिए, मुगलकालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। इस मुगल शासन ने चित्रकारी के लिए कारखाने जो बनवाए थे हुमायूं ने। नेक्स्ट है दस्ताने अमीरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अबू समद और मीर सैयद अली के द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई अबू फजल द्वारा। नेक्स्ट है दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, तो ये अकबर के थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में। तो गाते अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, तो निज़ामुद्दीन अहमद ने विश्वसनीय माना जाता है, ये लिखिए, तो ये निज़ामुद्दीन अहमद है। ठीक है, तबकाते अकबरी जो है अकबरनामा से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं नामा जो था, ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान है। नेक्स्ट आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबू फजल द्वारा। ये कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद से 40 स्तंभ जो मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो विलियम फिंच ने बोला है। जैसे कि सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य। देखिए, पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का। शिवाजी का राजधानी थी ये रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन किया गया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती है? तो शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, ये मराठा प्रशासन से संबंधित थी। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। अगला देखिए, मुगल साम्राज्य। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजी गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से वाराणसी। ऊपरी में से कोई भी कथन सही नहीं, क्योंकि तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक ही सीमित रह गया था, मतलब उसने शासन ज़्यादा नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ, तो ये अल्मीडा था, अल्फांसो दी अल्मीडा। एक है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है, एक ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क है ये। ठीक है, तो ये आपका प्रथम वायसराय बना था। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो ये सूरत में की थी। अगला देखिए, इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था, तो ये थॉमस वेस्ट था, इसने पुर्तगाली को हराया था। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किया गया था, इस वजह से ये प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना से स्थापित की थी? तो ये 1632 में इन्होंने स्थापित की थी। अगला देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करना है जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम प्राप्त होती थी, तो ये अपने बिहार से प्राप्त होती थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। नेक्स्ट है भारत में पहली फ्रेंच जो फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जो फैक्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार का उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगला देखिए, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। अगला, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी।
नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसे इलाहाबाद संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं गवर्नर और जो जनरल वाइसराय वगैरह है। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव इसे बोलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जो डुअल गवर्नमेंट थी वो किसने समाप्त किया था? वार्न हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली के किससे द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू की थी और समाप्त किया था वार्न हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिंटन संबंधित नहीं थे, तो ये आपके इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। अगला देखिए, निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए थे। एक सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया था उन्होंने। नेक्स्ट है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिंग ने ये घोषित किया था। बाकी राजा राम मोहन राय जी थे उसके खिलाफ थे सती प्रथा के। नेक्स्ट है, सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा में से इन जो देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था, बाकी सबको मिलाया था। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया था, तो नेपियर ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो ये था लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो 1877 को नियुक्त किया गया था। और जैसे 1957 को एक जब क्रांति हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति जो पहली हुई थी, उसके बाद 58 को उन्होंने जो भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे शासन कर रही थी उसे एक्वायर कर लिया था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिंटन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। अगला देखिए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा था उसे देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त ये जमींदारों के लिए था, इसके साथ शुरू किया गया था। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था 1793 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्धारण करना। नेक्स्ट, ये देखिए कितने बार पूछा गया क्वेश्चन। रिक्त स्थान देखना इसमें। देखिए 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल के किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, 1885 का आपका आईएनएम जो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी तो मद्रास में। अगर देखिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जो प्रथा चालू हुई थी। जैसे कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था, 1900 में पारित किया गया था। अगला देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो ये उदारवादी दल से थे। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी दो दल थे। नेक्स्ट है, महलवारी जो बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया है, ये लिखा है दादाभाई नौरोजी जी ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी है दादाभाई नौरोजी द्वारा। धन प्रवाह सिद्धांत जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का था, ये दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट कि वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो दादाभाई नौरोजी को, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं 1857 की क्रांति जो हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे, तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों के समर्थन की कमी थी, इस वजह से ये विफल हो गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का जो थी वो कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में। और मंगल पांडे थे, उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी, एक जो अंग्रेज था उसको मार के। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, कौन सा नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो ग्वालियर में हुई थी। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल नाम था उनका। ठीक है, ईस्वी 1857 के विद्रोह के समय एक नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित थे, तो अपने बिहार के जगदीशपुर से थे। और इनका एक क्वेश्चन पक्का आता है बीपीएससी में,
देखिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये आरा में आके शामिल हुए थे। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे बाबू कुंवर सिंह जी। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो ये बिहार से किया था। अगला देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो कुंवर सिंह जी ने। के राजा थे तो बाबू ये कुंवर सिंह जी। नेक्स्ट है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह जी। इनका नाम कई जगह कुछ ना कुछ लिखा होगा, राजपूत लिखा होगा, कुंवर सिंह जी लिखा होगा, ठीक है। अगला देखिए मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, ये कथन है इनका कुंवर सिंह जी का, वीर कुंवर सिंह जी। देखिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर था। नेक्स्ट देखिए मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इदादुल्लाह एवं मौलाना फजले हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली ने में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को इस उर्दू कवि ने देखा है, तो गालिब ने देखा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में वर्ग में 1857 के विद्रोह से भाग नहीं लिया था, किसने नहीं लिया था, तो ये क्वेश्चन आया था। देखिए साहूकार और जमींदार जो थे इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो हैदराबाद के निजाम ने नहीं की थी। नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह में बिहार का ये भाग अप्रभावित रहा था, तो मुंगेर, यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं महसूस हुई थी। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, तो वो थे वासुदेव बलवंत फड़के, याद रखिएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया था, तो वीडी सावरकर, ठीक, विनायक दामोदर सावरकर का पूरा नाम है। अगला देखिए 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था नाना साहब जो कानपुर से थे, बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी, बेगम ऑफ अवध बोला जाता है इन्हें। नेक्स्ट मौलवी अहमदुल्लाह ये फैजाबाद से थे, बेगम जीनत महल ये दिल्ली से थी। अगला देखिए 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये देखिए कैनिंग थे। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट है कथन देखिए इसमें 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क्या है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो ये देखिए कथन दोनों सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था, तो वीडी सावरकर जी ने। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय स्वशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो जब ये 1857 की क्रांति हुई थी उसी के बाद में 1 नवंबर 1858 को उन्होंने ब्रिटिश ताज के नेतृत्व में ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे 1857 की क्रांति को उन्होंने अच्छे खासे मतलब पूरा दबा दिया था पूरे भारत में। उसके बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो पील आयोग था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी और उत्तर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अन्य जन आंदोलन जो भी थे, ठीक है। नील विद्रोह किसके बारे में था, तो रैयत जो थे नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, तो ये नील विद्रोह था। इसमें आपके महात्मा गांधी जी आते हैं, वहां पे एक आंदोलन करते हैं। देखिए नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, ये लेखक हैं दीनबंधु मित्र जी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, ये रचना की है दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला देखिए मुंगेर के बरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट देखिए कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो गुरु राम सिंह जी ने संगठित किया था। अगला देखिए पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो ये करम शाह ने की थी। नेक्स्ट है फराजी कौन थे, तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था, तो जौनपुर के करामत अली ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था
स्थापित किया गया था वासुदेव बल्लभ फड़के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रामनोसी जो विद्रोह था सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था खोंद जनजाति। नेक्स्ट 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ, तो ये था सिंहभूमि में। नेक्स्ट बघेरा विद्रोह हुआ था, तो ये आपके बड़ौदरा में हुआ था। अगला देखिए, इस सिद्धांत पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये बिहार था। नेक्स्ट है, ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू और कानू, मतलब इन्हें इसका नाम सही नहीं लिखा, सिद्धू और कानू थे, ठीक है, दो लोग थे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह हुआ था तो 1855 से 56 के बीच में। संथाल विद्रोह के नेता थे तो सिद्धू कानू। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो था। अगर देखिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अभी भी बिहार में इनकी पूजा होती है, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा थे। मुंडाओं में विद्रोह खड़ा किया गया था तो 1899 में। अगला देखिए, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो ये फरवरी 1900 में, और 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900, 4 फरवरी 1900। बिरसा को 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था, तो इसमें ऑप्शन दिए थे, इस तरीके से ऑप्शन है, तो 3 फरवरी को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा जो थे जाति शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य के विशेष नहीं थे। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था, मतलब ये अपना जो झारखंड पड़ता है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, धरती आबा का मानते थे। नेक्स्ट है, हौज विद्रोह हुआ 1820 से 21 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। देखिए, मैंने बिरसा मुंडा का जो बिरसा मुंडा जी थे उनकी पूजा जो होती वो झारखंड में होती, मैंने बिहार बोल दिया था। देखिए, 1921 का मोपला जो विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, ये हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। अगला देखिए, आधुनिक भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ था। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो थे सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को लागू हुई थी या स्थापना हुई थी। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था 1904 में। अगला देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। नेक्स्ट है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मानित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला देखिए, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। देखिए, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। अगला देखिए, आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास हुआ था उससे देखते हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो ये लॉर्ड रिपन था। अगला देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तो तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई थी या नहीं? जुड़ी हुई नहीं थी, तो ये यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी। नेक्स्ट है, यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। ये था लीडर एक अखबार चलता था उस टाइम पे। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था तो इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड था। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन कौन सा है? तो देखिए, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। अब ऐसे मिलाना है आपको, तो देखिए जो द हिंदू है ये आपके सुब्रमण्यम अय्यर है, और केसरी के हैं बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, और आपका बच्चे कौन? तो सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, कौन सा नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार देखते हैं। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो बुद्धिजीवी, नागरिक, नगरीय, उच्च जातियां और उदार रजवाड़े थे।
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता कहे जाते हैं वो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आत्मीय सभा के संस्थापक थे तो राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1828 में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी तो 1828 में। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला देखिए 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। नेक्स्ट शारदामणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला है इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था तो अवध में चलाया गया था। अगला देखते हैं दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित था आर्य समाज। नेक्स्ट है पुनः वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। षड्यंत्रकारी संगठन का कहा जाता है आर्य समाज को। नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, आर्य समाज और सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में कालानुक्रम रूप से प्रथम कौन सा? तो सबसे पहले था आपका ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.B. ब्लवाट्स्की। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। अगला देखिए सन 1905 में सर्वेंट ऑफ ए सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की थी। अब देखिए इसमें सही सुमेलित करना है तो ये पहले से ही है। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तत्वबोधनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। आत्मीय सभा ये राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे तो नडार के कारण हुए थे, अधिकारियों ने मांगा था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज यंग इंडिया लोक हितवादी सत्यशोधक समाज रहनुमाई मजदायशन सभा के एक सही संयोजन जो है तो देखिए प्रार्थना समाज के हैं आत्मारंग पांडुरंग जी और यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी के हैं गोपाल हरि देशमुख और सत्यशोधक के हैं ज्योतिबा फुले और आपके रहनुमाई मजदायशन सभा के हैं नौरोजी फुरदोन जी। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है फैराजी आंदोलन चालू हुआ था हाजी सरीतुल्लाह ने। नेक्स्ट है शिवाजी आंदोलन की शुरुआत जो 1895 में की गई थी ये आपके लोकपाल बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा और इन्होंने ही जो गणपति उत्सव है इसको बताया था जो महाराष्ट्र में चलता अभी भी। नेक्स्ट है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व इससे संबंधित जो इससे प्रमुख संस्था थी सबसे प्रमुख तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था 1874 में। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना इस वर्ष हुई थी 1909 में। नेक्स्ट राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। अगला देखिए मद्रास महाजन सभा जो थी की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। अगला देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। देखते हैं वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1937 में। अब अगला देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बहुत पूछा था, 72 थे। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में और ये देखिए 1885 में D.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में नहीं था। कौन सा नहीं था? तो शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये नहीं था। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 33 थे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद शयानी थे। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अब देखिए इसमें महिला पूछा गया अध्यक्ष, अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय, देखो आ भी गया, भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन
किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दोबारा से रिपीट हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी। किसने कहा? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो लाला लाजपत राय जी ने। नेक्स्ट है 1922 में गंगा के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास जी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 में। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। ये कथन था लाला लाजपत राय जी द्वारा। अब देखिए, कांग्रेस में गरम और नरम दल जो विभाजन हुआ था 1907 में, उसे देखते हैं फैक्ट जो भी है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामवाद्य आंदोलन। नेक्स्ट है अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्र से, उग्रवादी नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रवादी नहीं थे। लाल बाल पाल जो है वो उसमें से पढ़ सकते हैं आप, उग्रवादी थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन 1906 के बाद। ये नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। तो ये थे आपके अरविंद घोष, नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक और दादाभाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे नरम दलीय नहीं थे। नेक्स्ट है शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष की हुई थी। अगला देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने। अगला देखिए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक स्थापना, जो शाखा थी उसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल जी ने की थी। अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये मुजफ्फरपुर में किया था। अगला है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। अगला निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? तो ये देखिए आपके सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये बिस्मिल द्वारा लिखा गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा किसने दी थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को दी गई थी इस डकैती में। तो अभी इसमें यूपी में इसका नाम बदल दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया डकैती कांड की जगह पे। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे भगत सिंह जी। नेक्स्ट इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो देखिए, ये आपके नारा दिया था भगत सिंह जी ने दिया था। देख सकते हैं, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। देखिए, ऐसा ही ऑप्शन आया था और हर बार आता है ऐसा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को इस तारीख को फांसी दी गई। तो 23 मार्च 1931। तो ये इस नाम से फिल्म ही बनी है, 23 मार्च 1931 के शहीद। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन थे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये अरविंद घोष ने किया था। अगला देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जो आपके कश्मीर है, निजाम, हैदराबाद के और श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। अगला देखते हैं, भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं। देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी जो गदर क्रांति थी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, प्रथम जो विश्व युद्ध था। अगला देखते हैं, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट, भारतीय क्रांतिकारी की जर्नी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्ट में फहराया था, स्टुगार्ड में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुगार्ड में। नेक्स्ट है सरदार उधम सिंह जो थे ने किसको मारा था? तो माइकल ओडायर। ये देखिए, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसका बदला लेने गए थे वहाँ पे। तो ये जो माइकल डायर था ये दूसरा था और इसी का नाम भी डायर ही था। ठीक है। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था, तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। अगला देखते हैं,
1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला देखिए बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। देखिए बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट बाइकॉट स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी, तो देवघर में। नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला देखिए बंगाल विभाजन के इस विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये स्वदेशी आंदोलन था। अगला देखते हैं बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप में ये दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। अगला देखते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था, 1911 में। देखिए यहाँ पे विभाजन नहीं हुआ था, यहाँ पे जो 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द किया गया था 1911 में, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहे थे, कृषक और मुसलमान। अगला देखते हैं भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था, तो बंगाल विभाजन के द्वारा। कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन जो भी कांग्रेस के हुए थे, ठीक है। निम्नलिखित नेता 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला देखिए 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अगला देखिए कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी, तो लॉर्ड मिंटो ने। अगला देखिए मुस्लिम लीग जो 1906 में गठित हुई थी, सर सैयद अहमद खां और सर मोहम्मद इकबाल आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। इनमें से जो दिया गया ऑप्शन, तो सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला देखिए मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था 1916 से, तो इसमें देखिए कोई नहीं है 1916, 1919, 1924, 1925। अगला देखते हैं 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के। अगला देखिए तो मार्ले मिंटो सुधार था ये, हालांकि सुधार नहीं बेकारी था, ठीक है। इसमें पृथक निर्वाचन दिया था मुसलमानों को, जिस वजह से उसमें हिंदू मुस्लिम में इसी वजह से वो आपसी टकराव हो गए थे। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने कहा था, तो डब्ल्यू हंटर ने कहा था। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि इसी के टाइम हुआ था 1906 में जो मार्ले मिंटो सुधार था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा वर्ष 1912 में दिया गया। अब देखिए होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित, देखिए 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ, तो ये आपका एनिमेशन और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं है, तो टीएस अलकाट नहीं है, बाकी दो लोग हैं, एनिमेशन और बाल गंगाधर तिलक जी। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस के 1916 जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें। अगला देखते हैं होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अब देखते हैं गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन जो भी थे। इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो देखिए था श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर में। नेक्स्ट उनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था, तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला इनकी समस्या थी वहाँ पे। नेक्स्ट ये भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो ये चंपारण था। अगला देखते हैं महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, ये सही नहीं है। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो वाईकॉम सत्याग्रह में नहीं लिया था। यह व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा
सन 1930 में जेल भी गए थे, तो जमनालाल बजाज थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था, तो 1917 में। अगला देखते हैं, 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने लिया था, जितने भी मजदूर थे वहाँ के। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का उपयोग जो था अस्त्र के रूप में प्रथम बार जब किया था, तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान किया था। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है कि चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, यह नील की खेती करने से छूट चाहते थे, तो नील के किसानों को ये क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, तो ये तवान। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये नकदी फसल के विरोध में था। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, तो राजकुमार शुक्ल थे। बहुत क्वेश्चन पूछा था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम जो सत्याग्रह किया था वो चंपारण था? किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ थे। इनके खाने में जहर मिलाया गया था, तो बतख मियाँ ने पहले से ही बता दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हैं महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट देखिए, किसान और आंदोलन और उनके जो किसान सभा वगैरह हुई है। नाई धोबी बंद ये सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। अगला देखिए, स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, तो 1929 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट बिहार में 1937 से 1938 ईस्वी में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद का जो संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ में है। नेक्स्ट देखिए, स्वामी सहजानंद कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान और यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े थे, तो ये सभी जुड़े थे। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया उनकी मृत्यु से ठीक पहले। नेक्स्ट है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे। अगर देखिए, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट है, तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। अब देखिए, नेक्स्ट है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। अब देखिए, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से जो भी फैक्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय जी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला जो भारतीय कौन थे? तो एम एन राय जी थे। अब देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39 के बीच। भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। देखते हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो था रॉलेट सत्याग्रह था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित था जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू जो सैफुद्दीन किचलू थे और उनका किचलू
और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में वहाँ प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, वैशाखी का दिन था और डायर था, उसने गोलियां चलाई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था उधम सिंह जी ने, लेकिन ये दूसरा था। ठीक है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारी थी उधम सिंह जी द्वारा। कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी जो सप्रू, जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। जैसे कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हो पाए। तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में। नाम बदल गया है। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी ये खिलाफत आंदोलन की। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। नेक्स्ट, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित किया करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था बिहार। ठीक है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में थे। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड की वजह से। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो नडियाड में सत्याग्रह, जलियांवाला हत्याकांड के बाद। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी जो घटनाओं का सही क्रम है। देखिए, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है नहीं है? जो कौन सा सही नहीं है? देखिए, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, तो ये दोनों कथन गलत है। बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद जी। अगला देखिए, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन था। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इसकी असफलता के जो आपका असहयोग आंदोलन था उसकी असफलता के बाद हुआ था। देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। सी आर दास को ही चित्तरंजन दास बोलते हैं। देखिए, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी सी आर दास ने। अभी के साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? 1928 में। ठीक है, लागू हुआ था 27 में, आया था 28 में। अभी के यहाँ पे रिक्त स्थान देना है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज का मांग की गई थी 1929 में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस सत्र में पूर्णता स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में, लाहौर में। अगला देखते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था 1929 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को ये घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, दांडी यात्रा की गई थी 1930 में।
नेक्स्ट 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से किया था। इन लोगों ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी और चट्टोपाध्याय, इतने लोगों ने लिया था भाग नमक आंदोलन में। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो ये चौकीदारी कर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ये 24 दिन तक चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है, बेगूसराय के चौधरी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था तो रचनात्मक कार्य को। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से थी। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता एवं जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनसे फैक्ट देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता इस वर्ष हुआ था, तो 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 में। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में एक प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, कॉन्फ्रेंस में? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से वापस आए थे? तो लंदन से आए थे। इन्होंने दूसरे गोलमेज में भाग लिया था। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये तीसरा हुआ था। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? नहीं लिया था। तो तीसरे और प्रथम में नहीं लिया था, बीच वाले में यानी गांधी जी ने लिया था, दूसरे वाले में। सांप्रदायिक पंचाट, पुनः पैक्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित जो भी फैक्ट हैं देखते हैं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। नेक्स्ट, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट के में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो क्रमशः 71 और 147, यानी 71 थी आपकी दलित वर्ग की और 147 थी जो आपके सांप्रदायिक अवार्ड में थी 71 और पूना पैक्ट में थी 147, दोनों ही दलित वर्ग की थी। नेक्स्ट, पूना समझौते का उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। देखिए, टीआरई में पूछा गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो ये पटना में हुई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र द्वारा। तो ये एग्जाम हुआ था इसका। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 का गठन हुआ था, इन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, तो अप्रैल 1946 में ही मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रांतीय चुनाव और त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की जो मांग है उसमें देखते हैं फैक्ट। प्रांतीय सरकारों का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया था, 1935 का अधिनियम था। अपनी किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस जी। 27 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था 1927 में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। अगला देखिए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना था। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखी है? तो रहमत अली ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था तो 1940 में। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 एवं क्रिस्प मिशन जो था 1942 में। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे।
देखिए प्रधान पूछा जाएगा तो ये आपके प्रथम जो थे वो विनोबा भावे थे, और जो तीसरे सत्याग्रह थे ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, तो ये किया विनोबा भावे, क्योंकि प्रथम थे ये। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था पवनार महाराष्ट्र से। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, महात्मा गांधी जी ने। किसकी दृष्टि से क्रिसमस प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांकित चेक था, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। द पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे मार्च 1942 को। अगला देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। अगला देखिए करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था 1942 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो ये बिहार के संयुक्त प्रांत में, बिहार और संयुक्त प्रांत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री युगलेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो पटना लाए गए थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी, तो श्रीमती रामप्यारी थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था वो मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर से के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट देखिए 1942 में इस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे, तो दीपावली के टाइम पर भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से भागे थे, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखिए कथन दिया गया इसमें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता देर में हुई। तो देखिए ये सत्य है लेकिन आर असत्य है इसका। नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा था, जर्मनी में किया गया था और हिटलर ने जोड़ा था, नेताजी बोलता था वो। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। INA किसके दिमाग की उपज थी, तो ये मोहन सिंह की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में की गई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तत्कालीन मलय में। नेक्स्ट अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जुड़े INA आंदोलन के साथ भी जुड़े, तो शीलभद्र याची। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। नेक्स्ट 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद और फांसीवाद साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। देखिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सर P लॉरेंस ने। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे, तो J एंड्रीज नहीं थे। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो वेवेल नहीं थे। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन को एक सदस्य नहीं थे, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। अगला देखते हैं कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942 और मार्च 1942, अप्रैल 1942 या मई 1942, दोपहर में से कोई नहीं। ये मार्च 1942 में आया था, 46 में आया था सॉरी। देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था सिरिल रैडक्लिफ ने। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रैडक्लिफ रेखा। देखिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था तो सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। नेक्स्ट है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की थी, तो अबुल कलाम आज़ाद था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में
रियायतों का विभाग किसे दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल द्वारा। नेक्स्ट 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे, लियाकत अली खां थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। नेक्स्ट 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जे.बी. कृपलानी ने की थी। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था? तो 16 जुलाई 1947 को। अगला देखिए, कांग्रेस द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। अगला देखिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक कही थी। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। देखिए इसमें तो ये आपके सभी कथन सही हैं इसके। केंद्रीय प्रांतीय, यहाँ पे देख लीजिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। अगला देखते हैं, जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतता स्वीकार किया गया 1853 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट बना था? तो देखिए 1835, 1867, 1878, 1908 को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। देखिए, इसे लॉर्ड लिंटन द्वारा अधिनियमित किया गया। ये गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसे दूसरा नाम है मार्लियामेंटो सुधार। नेक्स्ट देखिए, द्वैध शासन का जनक किसे कहा गया? तो सर लियोनिल कार्टिस को। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। नेक्स्ट है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड लॉयड जॉर्ज थे। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919। अगला देखें, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो प्रांतों में द्वैध व्यवस्था समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 का अधिनियम था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 नहीं था। अब देखिए, इसमें जो विविध बचे हुए हैं, लास्ट है देखिए, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बोला था। न्यू लैप्स ऑफ ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वाहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखक जो थे वो अरविंदो घोष थे। किसने कहा था कि जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड हमारे यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये कहा था टीवी मैकाले ने। अब देखिए, सही युग में कौन सा? 1905 में बंगाल का विभाजन, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, सत्याग्रह हुआ था उसी टाइम पे। नेक्स्ट है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। वे साम्राज्यवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा। नेक्स्ट है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये थी अरुणा आशा अली। नेक्स्ट है, घटनाओं का सही क्रम देखना है। देखिए, सूरत विभाजन पहले हुआ, मार्लियामेंटो सुधार, होम रूल आंदोलन हुआ था, फिर हुआ था आपका खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और
उनके मंत्रिमंडल की लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो 1946 में ये बात कही थी सरदार पटेल जी ने। नेक्स्ट है ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला देखिए, नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो नील विद्रोह पहले हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। अगला देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता संग्राम नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के इस राज्य में से थी? तो कर्नाटक से थी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हसरत मोइनी ने उठाया था। अगला देखिए, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष जो था वो 1925 था। ठीक है। नेक्स्ट, कालानुक्रम रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी त्रिभुवन समझौते में से तो होम रूल लीग सबसे पहले है। ठीक है, सबसे पहले आया था। अगला देखिए, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है तो अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खां। खां बहादुर गफ्फार खां द्वारा प्रतिपादित जो स्थापित हुआ था खुदाई खिदमतगार को इस नाम से भी जाना जाता है, तो रेड शर्ट्स बोला जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया इसे। नेक्स्ट है, जमींदारी द्वारा कृषक से मांगे गए बेकार या अवैध उपकरण को इस नाम से भी जाना जाता है, वेथी। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक नया फीचर आया है हाइप वाला, तो हो सके तो हाइप भी कर दीजिएगा हम छोटे यूट्यूबर्स के लिए। ये रामबाण है। ठीक है। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पटना में। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में भेजा गया था। अगला देखिए, कैथरीन मिहो, एल्डस हक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये गुट निरपेक्षता थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो कुर्मी नहीं थी। अगला देखते हैं, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने। निम्न जोड़ी सही है। देखिए, सीआर दास ये देशबंधु कहे जाते हैं। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था तो 1900 में। नेक्स्ट है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशन पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। ये कथन किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने कहा था। नेक्स्ट है, बारदोली गुजरात में हुआ, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखली विद्रोह ये आपके बांग्लादेश में। देखिए, नेक्स्ट है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पानीपत, हल्दीघाटी, प्लासी और बक्सर, ये इस क्रम में है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य, कला, संस्कृति और पुरस्कार देख लेते हैं जो भी इसमें हुआ है। देखिए, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य लिखी है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। अभी के इसमें पुस्तकें दी गई। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद्र। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये के दत्ता है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इन इंडिया में जो है वो तारा दत्ता है, और हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार ये के दत्ता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिंसेप्स ऑफ जीसस ये राजा राम मोहन राय। द इंडियन मुसलमान्स ये डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक हैं सीआर दास। अबू कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? तो अल हिलाल। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीति रत्नाकार के लेखक हैं चंद्रेश्वर। झंडा गीत इसने लिखा श्यामल प्रसाद वर्मा ने। एक ग्लोरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। 1918 किसके द्वारा लिखी गई? जॉर्ज आरवेल। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? शखाराम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। अगला देखते हैं, नृत्य जो है आपके आंध्र प्रदेश में बुर्रा, और असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी, राजस्थान में घूमर। अब इसमें सही युग्म जो गलत है देखिए, MS सुब्बलक्ष्मी बांसुरी ये गलत है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार।
अगला देखिए, इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया था नेल्सन मंडेला जी को। खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर में से मैक्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार हैं अरुण शौरी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद जी। और इसके साथ आपका देखिए ये जो हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका पॉलिटी वाला आएगा सेक्शन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 की आपको जो प्रिपरेशन है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और अगर हो सके तो आप थोड़ा सा वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, क्योंकि नए यूट्यूबर्स के लिए ये एक नया फीचर जोड़ा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।